गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम लोग जो चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। स्टार्ट कीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं? जब भी हम एटम की बात करते हैं तो एटम को समझने के लिए हम सभी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा कोई भी वेव ऐसा कोई भी वेव जो ओरिजिन से पास करता हो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाता है। जैसे लाइट वेव, जैसे लाइट, जितने भी लाइट हैं सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। जैसे माइक्रोवेव, जैसे टीवी वेव, रेडियो वेव, जितने तरह के वेव आप सुने हैं, अल्फा बीटा गामा, ये सभी कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? देखो, जैसे ये कोई वेव है, ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। जब कोई वेव ओरिजिन से पास करता है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर कोई वेव अगर कोई भी वेव जो ओरिजिन से पास करता हो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जैसे सपोज कीजिए ये भी एक वेव है, ये भी एक वेव है, पर ये वेव ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो ये वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड है कुछ इसका, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने के लिए क्या शर्त है? कि ऐसा कोई भी वेव जो ओरिजिन से पास करता हो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाता है। जब कोई वेव पास करता है तो ये जितना हाइट पे ऊपर जाता है इसको क्रेस्ट बोलते हैं। ये क्या है? क्रेस्ट, ये जो ऊंचाई लेता है, और नीचे वाले को बोलते हैं ट्रफ। किसी भी दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच की दूरी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, वेवलेंथ। ये क्या है? वेवलेंथ, ठीक है। तो एक एक कर हम लोग सारी बातें इसके पढ़ेंगे। या दो लगातार ट्रफ के बीच की भी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेंथ। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? ऐसा कोई भी वेव जिसको प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता ना हो, और ऐसा कोई भी वेव जो ओरिजिन से पास करता हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाता है। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप शुरू कीजिए। दोज वेव those wave which passes through origin is called electromagnetic wave। ऐसा कोई भी वेव जो ओरिजिन से पास करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाता है। आप लिखिए। अगली बात इसकी है कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई दिक्कत नहीं ना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे वेव जो ओरिजिन से पास करते हो, इसके सभी टर्म्स पे बाद में आएंगे, अच्छा ना, कि
फेस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, टर्म्स बाद में देखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है। ऐसा कोई भी वेव जो क्या करता हो, ओरिजिन से पास करता हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाता है। अब दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे वेव्स होते हैं जिनको किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। these waves do not requires any medium for propagation। ऐसे वेव को चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। अब अगली बात देखिए, मैथमेटिक्स कहता है, मैथमेटिक्स कहता है कि अगर कोई कोई वेव ओरिजिन से पास करता है तो ये साइन थीटा का इक्वेशन होता है। ठीक है, अगर कोई वेव ओरिजिन पे 0 डिग्री का एंगल बनाता हो, यानी 0 डिग्री से पास करता हो, ओरिजिन से पास करता हो, तो ये साइन थीटा का इक्वेशन होता है। लेकिन अगर कोई वेव है, ये याद रखिएगा, अगर कोई वेव है जो ओरिजिन पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये देखो 90 डिग्री का एंगल, यहां से ये कितना का एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये कॉस थीटा का ग्राफ होता है, ये कॉस थीटा का इक्वेशन है ना। तो चूंकि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव साइन थीटा का इक्वेशन को फॉलो करता है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोग साइनसोइडल वेव भी बोलते हैं। साइनसोइडल वेव लिखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves are also known as साइनसोइडल वेव। आपसे पूछेगा क्यों, क्योंकि ये साइन थीटा के इक्वेशन को फॉलो करता है, सिंस इट फॉलोज साइन थीटा इक्वेशन। हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये आपको समझाने के लिए बताया है कि कॉस थीटा का इक्वेशन कैसा होता है। कॉस थीटा का जो ग्राफ होता है, ओरिजिन पे 90 डिग्री का कोण बनाता है और साइन थीटा का 0 डिग्री का, इसलिए इसको साइनसोइडल वेव भी बोलते हैं। अगली बात, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम चाय बना रहे हैं, तो चाय के अलग अलग कई कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे दूध है, चीनी है, चाय पत्ती है, वगैरह वगैरह। उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 तरह के कंपोनेंट से मिला हुआ है। आप ये देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कुछ इस तरह का वेव होता है। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 डायमेंशनल होता है ये, 3 डायमेंशनल। सपोज अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ठीक है ना। अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है, ये 3 कंपोनेंट रखता है। क्या क्या, अगर एक एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, एक पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, तो दूसरे पे
यही ओरिजिन से ऐसे पास करता है, ये तिमुहा सांप की तरह होता है। एक जगह से तीनों डायरेक्शन में क्या होता है, जैसे ये तीन डायरेक्शन है एक्स वाई और जेड, एक वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक वेव इस डायरेक्शन में और एक ऊपर। बचपन में आप थम्स रूल पढ़े होंगे ऐसे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के तीन कंपोनेंट होते हैं, ये तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और तीसरा ये, इसको एनर्जी बोलते हैं। यानी जो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, तीन चीजों का कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी। लिखिए इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव consist of three components. पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा एनर्जी। These are the components of electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तीन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है और these are perpendiculars to each other. एक एक्स एक्सिस मतलब इस एक्सिस पे जा रहा है तो एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो इसके तीनों कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। these waves, these components are perpendicular to each other. जितने भी कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, वो सभी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब कि 90 डिग्री के कोण पे एक दूसरे से पास करते हैं। एक इस दिशा में जा रहा है तो एक ऊपर, तो एक इस साइड। ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप समझ रहे हैं तीन थ्री डायमेंशनल कंपोनेंट है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक थ्री डायमेंशनल वेव होता है। जैसे हम पानी में ढेला मारते हैं ना तो सभी दिशाओं में एक साथ फैलता है। हो गया होगा, उम्मीद है सबका। इसके एग्जाम्पल लिखिए। आप जितने भी वेव्स के नाम सुने हैं सब लिखते जाइए। जैसे लाइट वेव, हीट वेव, रेडियो की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, अल्फा रेज, वेव या रेज एक ही चीज है, बीटा रेज। जितने भी आप बचपन से सुने हैं नाम सबको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में रखते हैं, एक्सेप्ट साउंड वेव। साउंड वेव को छोड़कर सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, टीवी वेव, बहुत सारे हैं, ये सभी कैसे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनको चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है और ऐसे वेव हमेशा ओरिजिन पे 0 डिग्री का एंगल से पास करते हैं। ठीक है। अब जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं तो इसके साथ कुछ टर्म्स एसोसिएट करते हैं। तो वो टर्म्स क्या क्या है, जैसे कि अभी बताया, एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए,
टर्म्स एसोसिएटेड विथ वेव। जब भी हम वेव्स की बात करते हैं, जब जैसे हम किसी फैमिली की बात करते हैं तो उसमें कई लोग होते हैं, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है। उसी तरह जब हम कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा वेवलेंथ। वेवलेंथ का सिंबल लेम्डा है। आप सबसे पहले ये समझिए जैसे वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है ना। तो हम प्रैक्टिकल डेफिनेशन लिखने के पहले प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक रस्सी है, अभी मेरे हाथ में है, और एक उस लड़की के हाथ में है कोने पे। इधर एक रस्सी का मुंह मेरे हाथ में है और एक छोर उसके हाथ में है, और हम दोनों आराम आराम से रस्सी को डुलाना शुरू किए, ठीक है ना। तो जो रस्सी में ऐसे उभार जो बनेगा ना, ये वेव जो उत्पन्न होगा वो बहुत बड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है ना। अगर हम दोनों मिलकर रस्सी को बहुत तेजी से मतलब हिलाना या डुलाना शुरू करें तो वेवलेंथ बहुत छोटा छोटा बनेगा। रस्सी में ना वो जो वेव है, जो डिप्रेशन बनेगा वो बहुत छोटा होगा। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, जब हम वेवलेंथ की बात करते हैं, जो बड़े बड़े उभार बने ना, ये वेवलेंथ है। और अगर हम रस्सी को कस के डुलाते हैं तो छोटे छोटे वेव्स बनेंगे, तो वेवलेंथ छोटा हो जाएगा। वेवलेंथ किससे एसोसिएट है? फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जैसे सपोज कीजिए हम एक सप्ताह में एक बार नहाते हैं, तो मेरे नहाने की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 7 डेज या 1 वीक। कोई एक महीने में नहाता है तो उसकी एक महीने की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। उसी तरह सपोज कीजिए कि एक सेकंड में हम कोई काम जितने बार रिपीट करते हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो रस्सी को जब हम धीरे धीरे डुलाते हैं ना, तो इसका मतलब हुआ कि एक सेकंड में वो रिपीटेशन स्लो होगा जितना हम तेज डुलाते हैं। तो जब तेज डुलाते हैं ना रस्सी को, तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा दिए। इसका मतलब जब हम फ्रीक्वेंसी कम करते हैं तो वेवलेंथ बड़ा बड़ा बनता है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं तो वेवलेंथ छोटा बनता है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे का क्या होता है? इन्वर्सली रिलेशन रखता है। मतलब एक बढ़ाएंगे तो एक घटेगा। अब ये फ्रीक्वेंसी कहाँ से आती है? एनर्जी से। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी एक दूसरे से एसोसिएट करता है। हम में दम नहीं है तो रस्सी को धीरे धीरे डुला रहे हैं तो वेवलेंथ बड़ा बड़ा बन रहा है ना। हमारे में एनर्जी ज्यादा है तो डुलाने की क्षमता अगर बढ़ा दे तो वेवलेंथ छोटा बनेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो एनर्जी भी बढ़ता है। तो एक एक करके लिखे। सपोज ये कोई वेव है, ठीक है। तो किसी भी दो लगातार क्रेस्ट के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। उसी तरह दो लगातार ट्रफ के बीच की भी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेंथ। ये एक्स एक्सिस है, और सपोज कीजिए ये वाई एक्सिस है। शुरू कीजिए। इट इज अ, एक डिस्टेंस है, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन आइदर टू
वेवलेंथ क्या होता है? एक डिस्टेंस है, दो लगातार क्रेस्ट के बीच की दूरी या दो लगातार ट्रफ के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम हमेशा लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेमडा। लेमडा मतलब वेवलेंथ को हम लोग जनरली एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। क्योंकि वेवलेंथ बहुत छोटा होता है तो इसको मीटर किलोमीटर ये सब में मेजर नहीं करते, ये डिस्टेंस है तो हम मीटर किलोमीटर का मेजर नहीं करते हैं, वेव बहुत छोटे होते हैं तो इनका जो यूनिट है एंगस्ट्रॉम में मेजरमेंट करते हैं। इट इज जनरली मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, ए नॉट, ऐसे एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁸ या 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। इस कन्वर्जन का हम लोग को जरूरत पड़ेगा। तो इस तरह जब भी हम वेव की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ दो लगातार क्रेस्ट या ट्रफ के बीच की दूरी होती है, इसको लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट जनरली हम क्या लेते हैं? एंगस्ट्रॉम। अगर हमको मीटर सेंटीमीटर में चेंज करना है या कोई भी यूनिट में तो फिर हम देख लेंगे बाद में। अगला जो टॉपिक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो लिखे। अच्छा, पहले फ्रीक्वेंसी बता देते हैं फिर आपको बताएंगे इसके बारे में। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का ये सिंबल होता है। अभी हम बताएं कि अगर रस्सी का एक छोर हम पकड़े हैं और एक कोई अगला बच्चा पकड़ता है और रस्सी को हम जितना तेजी से डुलाएंगे तो वेवलेंथ बहुत छोटा छोटा बनेगा, और रस्सी को जितना स्लो हम डुलाएंगे तो वेवलेंथ बड़ा बनेगा। बेसिकली हो क्या रहा है, जब हम ये जहां से हम डुलाना शुरू करते हैं ना, ये ओरिजिन है, यहीं से सारा वेव निकलना शुरू होगा। तो हम 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जितना वेव यहां से पास करेगा ये फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ओरिजिन से 1 सेकंड के अंदर जितने वेव पास करेंगे ना, ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी, फ्रीक्वेंसी। देखो, नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव्स passes through origin, passes through origin in 1 second is called frequency. It is represented by ये
न्यू, इसको न्यू पढ़ते हैं। इसका उच्चारण क्या करें? NUE, न्यू। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है? हर्ज। ऐसा यूनिट इज हर्ज, HZ। जब भी हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो वेवलेंथ एसोसिएट होता है। वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ जो होता है हमेशा याद रखिएगा इन्वर्सली रिलेशन रखता है। इन्वर्सली रिलेशन रखता है किसके साथ? फ्रीक्वेंसी के साथ। जो कोई भी वेव होता है वो एक इन्वर्सली रिलेशन रखता है फ्रीक्वेंसी के साथ। एक बार फिर से देखिएगा। ए, अगर रस्सी को हम जितना स्लो डुलाते हैं, इसका मतलब उसमें स्पीड रस्सी में उतना कम होगा, और जितना तेज डुलाएंगे ना तो वो तेजी से भागता हुआ हमको अपीयर होगा। यानी वेव जब भी फ्लो करता है ना तो वहां पे तीन बातें एसोसिएट होती है: वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पीड होता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। अब रस्सी में तो हम लोग स्पीड ऑफ लाइट नहीं ला सकते हैं, वो समझाने के लिए आपको एग्जांपल दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वो हमेशा कितने से ट्रेवल करता है? स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। तो अभी बता रहे हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी कम आ तो वेवलेंथ बढ़ेगा, है ना? तो उस अनुसार से वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को जोड़ता कौन है? एक कांस्टेंट वैल्यू स्पीड। फ्रीक्वेंसी घटा है तो स्पीड घट गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा है तो स्पीड बढ़ गया। फ्रीक्वेंसी घटा है तो वेवलेंथ बड़ा हो गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से वेवलेंथ छोटा हो गया। इसका मतलब ये है कि जब हम यहाँ पे इस रिलेशन को हटाएंगे तो हमको कोई कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। तो ये हमेशा जो कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे ना तो हमको कोई कांस्टेंट देना होगा, और कांस्टेंट कौन होता है? सी, स्पीड ऑफ लाइट। यानी वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है? सी बाई लेमडा, वेयर सी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या, सॉरी, यहाँ फ्रीक्वेंसी का सिंबल चेंज कर दीजिए, यहाँ गलती से हम लिख दिए। लेमडा इक्वल टू सी बाई न्यू। सी यहाँ क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलवेज फॉलो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। लेमडा इक्वल टू सी बाई फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़ाए।
तुम्हारा मोबाइल चालू है, उसको रख दो, नहीं तो आएंगे तो पटक देंगे, उसकी सारी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। नेक्स्ट, एनर्जी। एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम लोग पढ़े ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के 3 कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी। तो अभी बताएं, ये हम हाथ में अगर कोई रस्सी है, मेरे पास एनर्जी होगा तब तो उसको कस के या धीरे से डुलाएंगे। अगर मेरे पास एनर्जी बहुत ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा तेजी से हिलाना शुरू कर देंगे, एनर्जी कम है तो धीरे से। तो एनर्जी, एनर्जी जब हम कम करते हैं तो वेवलेंथ बड़ा बड़ा बनता है। यानी एनर्जी जो है इनवर्सली रिलेशन रखता है किसके साथ? वेवलेंथ के साथ। ठीक है ना? ठीक है। और आप लिखना शुरू कीजिए। और एनर्जी का रिलेशन किसके साथ है? फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोपोर्शनल रिलेशन है। एनर्जी बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा लेकिन वेवलेंथ घटेगा। लिखिए, एनर्जी हैज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ and proportional to frequency। एक एक कर कर चलते हैं। जैसे ये कर रहे हैं ना, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी हुआ। ठीक है ना? और अभी हम लोग पढ़े हैं, इधर देखिए, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं लेमडा इक्वल टू क्या होता है? सी बाई फ्रीक्वेंसी। अब इसी दोनों रिलेशन को एक साथ लिखते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो गया? सी बाई लेमडा। ठीक है ना? तो यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दो चीजें, ये फ्रीक्वेंसी है तो अच्छा, ये यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है एच आता है, प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। ऐसे लिखो, इक्वल टू एच न्यू। एच को क्या बोलते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है? 6.6 सीरीज, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। अब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, एच न्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सी बाय लेमडा। लिखिए, एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई लेमडा और एनर्जी इक्वल टू एच न्यू।
अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वेव नंबर। लिखिए, वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर, वेव नंबर का जो सिंबल होता है न्यू बार, इसको क्या पढ़ते हैं? न्यू बार। लिखिए, ये क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। मतलब जो लेमडा बार है, सॉरी न्यू बार है, वो 1/λ होता है। इसको क्या पढ़ते हैं? न्यू बार। इसका वेवलेंथ का यूनिट क्या है? एंगस्ट्रॉम। तो इसका क्या हो जाएगा? इट इज मेजर्ड इन पर एंगस्ट्रॉम। इसका यूज बहुत कम है। वेव नंबर क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। अब सबसे लास्ट वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड, जब भी हम वेव की बात करें, अच्छा, और जो चीजें हम अभी पढ़ रहे हैं क्लास 12th में लास्ट में आपको सब पढ़ना है, ये सब मॉडर्न फिजिक्स में फिर से आपको पढ़ना होगा। अगला लिखिए, टाइम पीरियड। तो अगर अभी यहाँ अच्छा से पढ़ते हैं तो क्लास 12th में मॉडर्न फिजिक्स में बहुत हेल्प हो जाएगा आपका। टाइम पीरियड क्या होता है? इसको टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो सब कोई। टाइम पीरियड क्या होता है? जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करता है, जैसे ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अभी बताएं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे होते हैं। ऐसा कोई भी वेव जो ओरिजिन से पास करता है, ठीक है। तो जब वेव प्रोपोगेट करता है तो ये जब एक्स एक्सिस से ऊपर जाता है तो ये पॉजिटिव होता है, फिर नीचे आया तो निगेटिव, फिर पॉजिटिव, निगेटिव। मतलब ये अल्टरनेट वेव होता है, अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस माइनस। जैसे वेव दो तरह का होता है, सुने होंगे, एसी और डीसी। करंट के बारे में सुने ना, ये एसी है, अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। अब सुनो, जब वेव चलता है तो एक कंप्लीट प्लस माइनस बनाने में जितना टाइम लगता है, मतलब सपोज कीजिए यहाँ पे एक चींटी था, सपोज कीजिए एक चींटी था, उसको इस रास्ते से ट्रैवल करते हुए, इस रास्ते से ट्रैवल करते हुए इस पॉइंट पे आना है। सपोज कीजिए एक चींटी है, उसको ट्रैवल करते यहां से यहां तक आना है। जितना टाइम चींटी को इस दूरी को तय करने में लगेगा, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? एक कंप्लीट प्लस और माइनस बनाने में जितना दूरी उसको तय करने में, मतलब इस दूरी को जितना तय करने में टाइम लगा होगा इस वेव को, जैसे एक दिया रखे यहाँ पे नदी में, यहां से यहां तक आने में उसको जितना टाइम लगा होगा, टाइम पीरियड का लगा होगा। जो ये डिस्टेंस होता है, ये टाइम पीरियड, यहां से यहां आने में जो ये समय लगा, जो टाइम लगा यहां से यहां आने में, ये टाइम पीरियड है। ध्यान से सुनिएगा। तो टाइम पीरियड होता क्या है? जब कोई वेव एक कंप्लीट प्लस और माइनस बनाता है ना, तो इस दूरी को हम कंप्लीट वेव भी बोलते हैं, कंप्लीट वेव। जैसे कोई पूछा कि ये वेव जो है अभी बोर्ड पे कितने कंप्लीट वेव बना रहा है, तो एक वेव, फिर यहां से चला तो एक प्लस और एक माइनस, तो ये फिर एक कंप्लीट वेव है, फिर यहां पे कंप्लीट वेव बन रहा है, फिर यहां से चला प्लस और माइनस, तो यहां पे फिर से एक कंप्लीट वेव है।
यानी जो बोर्ड पे हमको वेव दिख रहा है वो टोटल 3 कंप्लीट वेव बना रहा है। आइंस्टीन इस कंप्लीट वेव का नाम क्या दिया? फोटोन। हम लोग के जस्ट बगल में फोटोन क्लासेस है, तो फोटोन जो शब्द है ना, ये कौन दिया? आइंस्टीन। आइंस्टीन बोला कि जब वेव प्रोपगेट करेगा और एक कंप्लीट प्लस माइनस बनाएगा, जैसे देखो ये वेव यहीं पे रुक गया, आगे नहीं प्रोपगेट किया है, तो हम बोलेंगे कि ये जो बोर्ड पे भी वेव है उसमें 3 कंप्लीट वेव है। या कितने फोटोन्स बना? तो 3। ये जो है फोटोन्स भी कहलाता है। फोटोन, पहला फोटोन, ये फिर फोटोन है, और एक फोटोन ये है। तो जब कोई वेव कंप्लीट एक प्लस और माइनस रोटेशन कंप्लीट करता है तो ये क्या कहलाता है? 1 फोटोन या 1 वेव। फिर अगर कोई चीटी है यहां से ट्रेवल करते हुए, इस पॉइंट से ट्रेवल करते हुए यहां तक आता है, जितना उसको समय लगेगा वो उसकी टाइम पीरियड है। एक कंप्लीट फोटोन को ट्रैवल करने में जितना समय लगता है किसी को भी, किसी तो अभी तो हम लोग वेव की बात कर रहे हैं, चीटी उटी की तो बात समझाने के लिए, तो एक वेव जब प्रोपोगेट करता है 1 कंप्लीट वेव बनाने में जितना समय लगता है, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी वेव की जितनी ज्यादा होगी टाइम पीरियड उतना कम होगा। अगर फ्रीक्वेंसी स्लो होगा, कम होगा, तो टाइम पीरियड भी ज्यादा लगेगा। सपोज एक आदमी है और यहां से सपोज कीजिए कोई दूरी तय करना है, ठीक है ना? जो कम से कम समय में तय करेगा हम क्या कहेंगे? उसकी स्पीड ज्यादा है। और जो ज्यादा टाइम ले लेगा कहेंगे उसकी स्पीड कम है। तो ये स्पीड कहाँ से आता है? अभी हम लोग पढ़े फ्रीक्वेंसी से। तो टाइम पीरियड जो होता है ना, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा टाइम पीरियड उतना कम लगेगा। लिखिए। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। टाइम टेकन टू कंप्लीट कंप्लीट वन वेव, वन वेव या फोटोन इज कॉल्ड, फोटोन सब सुने होंगे आप लोग, टाइम पीरियड। आइंस्टीन का ये दिया हुआ वर्ड है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी। इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे लास्ट बात, टाइम पीरियड इक्वल टू होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हुआ? हर्ज। इसलिए टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा? ठीक है, इट्स SI यूनिट इज पर हर्ज। ये थे टर्म्स एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या वेव। कोई भी वेव जब भी प्रोपोगेट करता है तो हम क्या क्या काउंट करते हैं? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, वेव नंबर और टाइम पीरियड। उम्मीद है आप सबको यहाँ तक जो भी पढ़ा है समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।